सभी को नमस्कार। हमारा क्रिश कोर्स के अंतर्गत आज हम शैक्षिक परिदृश्य का एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको अपन आरटी 2009 के नाम से जानते हैं उसको डिस्कस कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि यदि इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपके 2 से 3 टॉपिक अपने आप तैयार हो जाते हैं। आरटी 2009 के साथ आरटी 2011 आपको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आरटी 2009 की ही बातों को आरटी 2011 में डाला गया है। बस उसकी धाराएं चेंज कर दी हैं, बाकी सेम बातें वही हैं जो आरटी 2009 में है। तो आरटी 2009 टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। इसका जो पूरा बैकग्राउंड है, यदि अपन पुराने प्रश्न पत्र देखें, मैं उस सब आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो इस टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से देखना है। जैसे इसके शुरुआत में हमने जो डाल रखा है वो है कि इसका शुरुआत कैसे होती है। ठीक है। तो ग्रेड थर्ड का पेपर यदि पुराने प्रश्न प्रश्न पत्र देखते हैं तो कई बार इसके इतिहास से 2-3 प्रश्न पूछ लिए, इसलिए हमने बैकग्राउंड डाला। तो इस बैकग्राउंड को आपको देख के जाना, जैसे कि मैकाले स्मरण पत्र ये क्या था, 2 फरवरी 1835 को इसने क्या कहा था, भारत में आधुनिक शिक्षा की शुरुआत किससे मानी जाती है, मैकाले स्मरण पत्र से। ये हल्का सा याद रखना है। मैं इसलिए आपको मैंने बोला था क्रैश कोर्स का मतलब है जो मैं ऑडियो बोलूँ ना, मुंह से बोलूँ ना, उन चीजों को रिकॉर्ड कर लेना है, सुन लेना, उनको बार बार रिपीट कर लेना। बाकी कंटेंट सब के आपके पास है, उसमें अंडरलाइन कर लो कि ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको देखना है। वुड डिस्पेच को भारतीय शिक्षा का मेग्ना कार्टा कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है ये नहीं देखना आपको। देशी भाषा, प्राथमिक पाठशाला, निजी प्रयत्न विबल, व्यवसायिक शिक्षा, लोक शिक्षा विभाग प्रत्येक राज्य में स्थापित किया गया, 3 विश्वविद्यालय की, ये चीजें नहीं पढ़नी। भारत शिक्षा मेग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। फिर सीधे छोड़ दें, 1870 में ब्रिटेन में अनिवार्य शिक्षा अधिनियम छोड़ दीजिए। हंटर आयोग का संबंध किससे था, प्रारंभिक शिक्षा में सुधार से था। बस इतना याद रखना है, बाकी कुछ नहीं देखना। फिर बड़ौदा महाराज ने 1893 में अमरेली तालुका में अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की। देखो तो देख लो ना, वरना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। टॉमस रेले आयोग का संबंध विश्वविद्यालयों में स्वायत्ता पर नियंत्रण स्थापित करना था, चूंकि प्राथमिक शिक्षा से रिलेवेंट नहीं इसलिए नहीं पूछेगा। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में, ये देख सकते हैं आप, बड़ौदा रियासत के शिवाजी गायकवाड़ पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपने स्तर पे, सरकार के बिना अपने स्तर पे अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा किस रियासत के किस शासक ने प्रारंभ की, शिवाजी गायकवाड़, बड़ौदा रियासत। ये प्रश्न पिछले ग्रेड थर्ड में आया था आपके। 1910 में गोपाल कृष्ण गोखले ने निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रस्ताव रखा था विधान परिषद में, जिसके सदस्य थे, लेकिन ये खारिज हो गया था। तो देखो कितना गजब का प्रश्न है। इसलिए मैंने आरटी 2009 को बहुत डिटेल में डाला है, इसलिए कहना कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये पढ़ के जाना कि गोपाल कृष्ण गोखले पहले व्यक्ति थे जिन्होंने विधान परिषद में प्रस्ताव रखा, लेकिन खारिज हो गया। तो कब रखा, 1910 में। 1913 में शिक्षा नीति प्रस्ताव रखा गया जिसमें निःशुल्क शिक्षा की बात की गई। इतना महत्वपूर्ण नहीं है। सैडलर विश्वविद्यालय नहीं पूछेगा आपसे, ये आपके उच्च शिक्षा से रिलेवेंट, इसलिए कम चांस है। सैडल के अलावा कौन थे छोड़ देना, ये स्कूल लेक्चर में आया हुआ प्रश्न है, बट ये देख रहे हैं सैडल कमीशन का संबंध उच्च शिक्षा से, कलकत्ता विश्वविद्यालय से। 1917 में विट्ठल भाई पटेल ने अनिवार्य शिक्षा पे पहला विधेयक पारित करवाया। ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप यदि पढ़ रहे हैं और बहुत सीरियसली ले रहे हैं तो इसको देख लीजिएगा। 1918 में ब्रिटिश भारत में सभी प्रांतों में संविधि सूची में अनिवार्य शिक्षा अधिनियम पारित कर दिया गया। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। हार्टोग समिति का संबंध किससे है, प्राथमिक शिक्षा से रिलेवेंट है, 1929। वर्धा शिक्षा योजना किसने, गांधी जी की बेसिक शिक्षा योजना थी, और इसमें 7 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की बात की गई, मातृभाषा में शिक्षा की बात की गई। ये गांधी जी द्वारा किया गया प्रस्ताव था। सार्जेंट योजना 1944 में 6 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की बात करती है, 11-17 वर्ष के लिए व्यवसायिक शिक्षा की बात करती है। तो ये हल्के से देख सकते हैं। फिर ये 1948 राधा कृष्ण आयोग, याद रखना ग्रेड थर्ड में ऐसे प्रश्न बहुत पूछते हैं। तो इसको भारतीय शिक्षा आयोग कहा जाता है। पिछले ग्रेड थर्ड में ऐसा प्रश्न आया था, तो याद रखना 1948 राधा कृष्ण आयोग। इन्होंने कहा था विश्वविद्यालय से पहले की शिक्षा 12 वर्ष हो, शिक्षा समवर्ती सूची में शामिल हो, 180 दिन कम से कम स्कूल और कॉलेज एजुकेशन में दिन कार्य दिवस हो, ये विजुषी का गठन हो। फिर 1950 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 45 क जोड़ा गया, जिसमें 10 वर्ष के अवधि में निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की राज्य व्यवस्था करेगा। ये केवल एक बाध्यकारी नहीं था, एक नीति निर्देशक तत्व था। 1952 में मुदालिर आयोग का संबंध किससे था, माध्यमिक शिक्षा से था। याद रखना माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना की गई, कब की गई, 4 दिसंबर 1957 को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई, जयपुर में। बाद में अजमेर कब लाया गया, 1 जनवरी 1961 को। बेसिक प्रश्न है तो ये पता होनी चाहिए आपको। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब की गई, 1952 में। तो ये तीनों चारों चीजें इंपॉर्टेंट है, इनको देख के जाना। यूजीसी का गठन 1953 में, विधिवत कार्य 56 में। 1958 माध्यमिक शिक्षा परिषद गठन, 1961 एनसीईआरटी गठन देखना है। 64 से 66 कोठारी शिक्षा आयोग, पिछले एग्जाम में भी आया था। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग किसे कहा जाता है, तो कोठारी शिक्षा आयोग को राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कहा जाता है। और इसके अध्यक्ष दौलत सिंह कोठारी थे, जो उदयपुर से राजस्थान से रिलेवेंट है। 10+2+3 का प्रावधान इसने किया। माध्यमिक शिक्षा की बात की, कार्य अनुभव नैतिक शिक्षा की इसने बात की।
पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब थी? 1968 में। केवल इतना याद रखना, क्या क्या किया ये नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है। द्विभाषा पाठमाला, 14 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा, ये सब नॉर्मल चीज है। जीडीपी का 6% खर्च जो है एनईपी 2020 का भी है। 1986 नवीन शिक्षा नीति जो एनईपी 2020 को लागू होने से पहले यही चल रही थी, वर्तमान शिक्षा आधारित थी। इस पे 10+2+3 ओबीडी, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना, प्रारंभिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाना, ये सब इसके टारगेट थे। 1988 में डाइट की स्थापना की गई, नॉर्मली देखना है। 1961 में राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान एनआईए की स्थापना की गई। 1992 में प्लान ऑफ एक्शन लाया गया, जिसमें 3 नए शब्द जोड़े गए, लचीलापन, गुणवत्ता, प्रासंगिकता। यद्यपि आया हुआ लेकिन अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा। 1986 शिक्षा नीति के तहत डीपीपी जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। थर्ड ग्रेड में से प्रश्न पूछ लेता है, तो इसलिए मैंने कहा कि टॉपिक पूरा पढ़ना पड़ेगा। यशपाल कमेटी की रिपोर्ट किस आधारित थी? शिक्षा बिना बोझ के, लर्निंग विदाउट बर्डन, जिसपे एनसीएफ 2005 पारित किया गया। 1 दिसंबर 2002 को 86वें संविधान संशोधन द्वारा नए प्रावधान जोड़े गए, यानी शिक्षा को अनिवार्य मौलिक अधिकार घोषित किया गया, इंपॉर्टेंट है। भाग 3 मूल अधिकार में अनुच्छेद 21A जोड़कर 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा का मूल अधिकार दिया गया, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये 1 दिसंबर 2000 आपका ये जो है ना 2002, ये इंपॉर्टेंट है पूरा का पूरा। भाग 4 में मूल कर्तव्य 91 में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया कि प्रत्येक माता पिता कर्तव्य होगा कि अपने बच्चे को नजदीकी विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा प्रावधान कराए। ये जो मैंने इतिहास पढ़ाया है ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ग्रेड 3 में प्रश्न आ जाते हैं, बाकी आए नहीं आए, तो हल्का सा देख लेना। ये 2003 वाली लाइन छोड़ देना, 2005 भी छोड़ दो। एनसीएफ 2005 याद रखना, अध्यक्ष यशपाल 2005 में लागू हुआ। आरटी 2009 राज्यसभा में 20 जुलाई को, लोकसभा में 4 अगस्त को, राष्ट्रपति ने साइन कर दिए 26 अगस्त को, अधिसूचना 29 अगस्त को, और 1 अप्रैल 2010 से जम्मू कश्मीर को छोड़ के संपूर्ण भारतवर्ष में लागू हो गया। धारा 370 समाप्त होते ही जम्मू कश्मीर में भी लागू हो गया। तो ये पूरा पढ़ के जाना आपको। विश्व में सबसे पहले नार्वे ने निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिन मनाया था। भारत 135वां देश है जिसने निःशुल्क आरटी को लागू किया है, ठीक है। राजस्थान वाला 1 अप्रैल 2011, 29 मार्च 1 अप्रैल, मतलब लागू 1 अप्रैल से हुआ, वैसे गजट नोटिफिकेशन 29 मार्च से था। अब देखो इसमें क्या क्या चीजें देखनी है आपको। आरटी 2009 में जैसे कहा कि पूरा इंपॉर्टेंट है तो अपन कुछ चीज छोड़ ही नहीं सकते, आपको पूरा ही रिपीट करना पड़ेगा। तो जैसे पहला अध्याय, प्रमुख अध्याय, 7 अध्याय, एक अनुसूची, 39 धाराएं। अनुसूची इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, और जो नवीन संशोधन हुए हैं 2024 वाला वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जरूर देखना है। बाकी सरसरी तौर पे सबसे छोटा अध्याय प्रस्तावना है, इसमें 2 धाराएं हैं। पहली धारा में इसका नाम, फुल नाम है तो पूरा नाम आपको पता ही है। इसमें ये लिखा गया है कि ये कहाँ लागू होगा, तो जम्मू कश्मीर को छोड़ के समस्त भारत में होगा। धार्मिक शिक्षण संस्थाओं पे लागू नहीं होता, चाहे मदरसा हो चाहे वेद विद्यालय हो। 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ है, अब वर्तमान में जम्मू कश्मीर में भी लागू है, याद रखना। पहली धारा ये। दूसरी धारा में परिभाषाएं दी गई हैं, इसमें जो 3-4 वर्ड है वो याद रखना। बालक का मतलब 6 से 14 आयु वर्ग है। समुचित सरकार का मतलब केंद्र राज्य सरकार है। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय स्थानीय प्राधिकार जानते ही हो। प्रारंभिक शिक्षा मतलब 1 से 8वीं। अनुवीक्षण मतलब प्रवेश प्रक्रिया। असुविधाग्रस्त बच्चे में क्या क्या आएगा ये पूरा आगे मैंने व्याख्या डाल रखी है, इसमें पूरा याद करके जाना इंपॉर्टेंट है। दुर्बल वर्ग मतलब 2.5 लाख से कम आय वाले बच्चे, और ये लिख रखा है दुर्बल वर्ग में कौन कौन आएगा, ठीक है। और इसमें असुविधाग्रस्त में एसटी, एससी, एचआईवी, युद्धग्रस्त, विधवा, ये सब माइंड में रखना है। ऐसे बालक जिनकी वार्षिक आय 2.5 लाख से कम है वो दुर्बल वर्ग में आ जाएगा। असुविधाग्रस्त में ये सब नाम याद रखना है, एसटी, एससी, अनाथ, एचआईवी, कैंसर से प्रभावित बालक या एचआईवी अथवा कैंसर से पीड़ित बालक, युद्ध विधवा के बालक, निःशक्त बालक, पिछड़ा वर्ग या विशेष पिछड़ा वर्ग के बालक जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 2.5 लाख से कम है, ऐसे बालक जिनका नाम बीपीएल सूची वगैरह में लिखा हुआ है, ये सब असुविधाग्रस्त में आएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। विहित छोड़ दो। स्कूल कौन से? स्कूल 4 कैटेगरी के होते हैं, नहीं पूछेगा फिर भी। एक गवर्नमेंट स्कूल है, एक सरकार से एडेड स्कूल है, एक सेंट्रल स्कूल है, केंद्रीय नवोदय विद्यालय, और एक निजी स्कूल है, छोड़ देना। संरक्षक अभिभावक हो जाएंगे, बाल संरक्षक अधिकार छोड़ दो। अध्याय 2 का नाम निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, इसमें 3 धाराएं हैं। धारा 3 का मतलब है कि प्रत्येक बच्चे को अपने नजदीकी विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा, बस इतना सा है, ठीक है। और जो निःशक्त बच्चे होंगे उनको घर आधारित शिक्षा प्राप्त करने का प्रावधान 2012 में किया गया है, ये आगे लास्ट में भी जोड़ रखा है। धारा 4 का मतलब इतना सा है कि प्रत्येक बच्चे को उसकी एज ग्रुप के अनुसार क्लास में स्थान दिया जाएगा, कि यदि बच्चा 8 साल का है तो 6 साल का पहली क्लास में आएगा तो वो तीसरी क्लास में हो जाएगा, तो एज ग्रुप के अनुसार क्लास में स्थान। धारा 5 का मतलब ये है कि प्रत्येक बच्चे को टीसी प्राप्त करने का अधिकार होगा, वो किसी भी विद्यालय में जा सकता है, बस शॉर्ट एंड स्वीट, ठीक है। 3, 4, 5 जितनी शॉर्ट में मैंने बताई उतनी लिख लेना, बाकी छोड़ दो। तीसरा अध्याय समुचित सरकार स्थानीय प्राधिकार माता पिता के दायित्व है, इसमें धारा 6। धारा 6 में इतना सा याद रखना, 1 से 5 के स्कूल 1 किलोमीटर, 6 से 8 2 किलोमीटर।
धारा 7 में वित्तीय अनुपात है जो 60:40 है वर्तमान में, बस इतना याद रखना है। पूर्वोत्तर राज्यों में 90:10, बाकी छोड़ दो। ठीक है। केंद्र सरकार के दायित्व धारा 7 में है, शैक्षणिक अधिकारी या संस्था के सहयोग से राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार करना, शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए मानदंड विकसित करना, राज्य सरकारों को शिक्षा क्षेत्र में दिया जाना नवाचार, अनुसंधान, नियोजन क्षमता, ये देख लेना हल्का सा, ठीक है ना, कि केंद्र सरकार क्या करेगी। जो भी कंप्लीट नियम और मानक बनाएगी वो केंद्र सरकार बनाएगी। ठीक है। केंद्र सरकार की सलाह सहमति से ही धनराशि का प्रयोग कर सकती है। केंद्र सरकार ऐसे सलाह और सहमति के द्वारा अगली धनराशि का कुल प्रतिशत अनुदान के रूप में देगी। ये सब अनुदान वगैरह सेंटर सरकार देती है। 8 में समुचित सरकार के दायित्व हैं, वही चीजें हैं। 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करना, नजदीक में प्रावधान करना, ठीक है। उपलब्धता को सुनिश्चित करना, सभी वर्ग के बच्चे बिना भेदभाव की शिक्षा प्राप्त करना, ये सुनिश्चित करना। विद्यालय भवन, टीचर्स वगैरह, ये सब की जो मतलब भौतिक सुविधाएं प्लस मानवीय सुविधा, सबका मॉनिटरिंग सुनिश्चित सरकार करेगी। तो रटना नहीं, इनको नॉर्मल याद रखना है। धारा 9 में स्थानीय प्राधिकार वही जो समुचित सरकारी करते हैं उनकी निगरानी करेगा। धारा 10 में प्रत्येक माता पिता कर्तव्य होगा अपने नजदीकी विद्यालय में बच्चों को लेके जाएंगे। धारा 11 का मतलब है जो बच्चा 6 साल का पहली क्लास में आता है उससे पहले 3 से 6 साल के बच्चे को आंगनबाड़ी में जो बाटी आजकल बाल वाटिका वाला वर्ड है उसमें शिक्षा का प्रावधान, ये धारा 11 है। अध्याय 4 बड़ा इंपॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण भी है। इसमें विद्यालय और शिक्षक के दायित्व हैं। 90% प्रश्न इसी अध्याय से आता है। धारा 12 में है कि प्रत्येक निजी विद्यालय में, जो मैंने लास्ट चैप्टर पढ़ा दिया था वो सेम है तो इसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश होंगे। कितने परसेंट सीटों पे होगी? 25% सीटों पे होगी। उसकी पूरी प्रोसेस मैंने आपको जो निःशुल्क प्रवेश वाला वो बताया हुआ, तो पूरी वही रिलीवेंट है। यदि आप कौन सी क्लास में एडमिशन देते हो, कितने वर्ष के बच्चे को दिया जाएगा, वो पूरा मैंने वहां बता दिया। ठीक है, ये पूरा वहां बताया हुआ, तो ये दोबारा रिपीट करने जो। धारा 13 में अनुवीक्षण प्रक्रिया है। कैपिटेशन फीस नहीं ले सकते, प्रवेश परीक्षा नहीं ले सकते। यदि कोई विद्यालय लेता है तो उसका 10 गुना अर्थदंड लगाया जाएगा, ये याद रखना है। ठीक है, प्रवेश शुल्क साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। धारा 14 प्रवेश के समय आवश्यक प्रमाण पत्र से मुक्ति, जैसे जाति, आयु, ये सब। ठीक है, ये इतना सा याद रखना, बाकी कुछ नहीं है। आवश्यक प्रमाण पत्र जरूरी नहीं है, आप यदि लिखित में कुछ दे देते हो तो मान लिया जाएगा। धारा 15 प्रवेश की अंतिम तिथि 30 सितंबर है, लेकिन 6 माह तक प्रवेश लिया जा सकता है इसके बाद भी। ठीक है, तो ये याद रखना, विस्तारित कालावधि 6 माह इंपॉर्टेंट है। धारा 16 प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक न तो बच्चे को विद्यालय से निकाला जा सकेगा, नहीं फेल किया जा सकेगा, यद्यपि इसमें अब संशोधन हो गया है। ठीक है, इसमें अब नो डिटेंशन नीति के तहत राज्य सरकारों में भार सौंपा गया कि अब वो चाहे तो 8वीं कक्षा तक फेल कर सकते हैं, याद रखना। धारा 17 में शारीरिक मानसिक दंड नहीं दे सकते, दोगे तो कार्रवाई हो जाएगी। धारा 18 बिना मान्यता के कोई भी स्कूल चलाया नहीं जाएगा, मान्यता के नियम केंद्र सरकार बनाती है, और यदि कोई ऐसा पाया जाता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा 1 लाख तक का। ठीक है, ये देख लेना। धारा 19 में विद्यालय के मानक क्या होंगे? 4 दीवारी होनी चाहिए, रसोई घर, शौचालय, ये सब ये केंद्र सरकार द्वारा बनाए जाएंगे, उनको फॉलो करना जरूरी है। धारा 20 किसी भी मानक में परिवर्तन या लोप करने की शक्ति केवल केंद्र सरकार को होगी, स्कूल लेक्चर में आया हुआ देख लेना। धारा 21 एसएमसी का गठन है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, जिसमें 16 सदस्य होते हैं। एसएमसी के कार्य क्या है ये भी याद रख के जाना। ठीक है, क्योंकि पूछ लेता है एसएमसी से। ये प्रति 2 वर्ष में वार्षिक योजना बनाएगी, गणपूर्ति क्या है, कौन कौन सदस्य होंगे, पूरा पढ़ के जाना। ठीक है, 75% सदस्य अभिभावक होंगे, जिसमें 50% महिलाएं होंगी, ये पूरा लिख रखा है। ठीक है ना, 11 सदस्य में से कौन कौन है, पूरा गणपूर्ति 1/3 होगी, बैठक अमावस्या को होती है। प्रत्येक 2 वर्ष में इसका पूर्ण गठन होगा। ये विद्यालय की योजना वगैरह, वित्तीय मॉनिटरिंग वगैरह, अनुदान संबंधी मांगों को जो आया है उसकी पूरी निगरानी संबंधी, मिड डे मील, ये सब निगरानी संबंधी एसएमसी करती है। ठीक है, एसएमसी कार्य मैंने लिख रखे हैं, हेडलाइन जरूर देख जाना, पुराना देखो तो। विद्यालय के क्रियाकलाप को मॉनिटर करना, जो बच्चे आ रहे हैं उनकी सुरक्षा, भवन वगैरह, कितने संसाधन चाहिए, इन सब की मॉनिटरिंग, पैसा आया उसका सही खर्च हुआ कि नहीं हुआ, ये सब चीजें मॉनिटरिंग करेगा ये। तो ये लिख रखा है पूरा का पूरा, रटने की जरूरत नहीं है, मैंने हेडलाइन देख लेना इसमें बस। ठीक है, विद्यालय के विकास है तो विकास योजना तैयार करना और सिफारिश करना। ठीक है, विद्यालय विकास योजना में ये और ये छोड़ देना चाहिए, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। समुचित सरकारी स्थानीय प्राधिकारी संस्था निकाय किसी ने स्रोत से प्राप्त अनुदान या सहायता राशि के उपयोग को मॉनिटरिंग करना, निगरानी करना, ये मेन हेडलाइन। ऐसे अन्य कर्तव्य जो समुचित सरकार उनको समय समय पे देगी, ये देख लेना। धारा 23 में शिक्षक की योग्यताएं, जो आपके रिट वगैरह है, वो पात्रता परीक्षाएं हैं, क्या वेतन होगा, क्या शर्तें होंगी, वो सब इसमें उल्लेख है, तो ये पूरा रटना नहीं है। इसमें न्यूनतम अर्हता में कितने वर्ष की छूट दे सकती है? 5 वर्ष तक की। ठीक है, अब उसे कितना कर दिया है? 4 वर्ष कर दिया है, याद रखना। ठीक है, अब उसे 4 वर्ष कर दिया था। ओके,
धारा 24 में शिक्षक के दायित्व हैं, इसको शॉर्ट में याद रखना, निपात परमास। नी का मतलब नियमित रूप से विद्यालय आना, पा का मतलब पाठ्यक्रम पूरा करवाना, तय का मतलब तय समय में करवाना, प्रत्येक माता पिता के साथ मीटिंग करना, प्रत्येक बच्चे का अधिगम रिकॉर्ड करना, सरकार के प्रशिक्षण में भाग लेना। निपात परमास शॉर्ट में बोलते हैं। तो ये कर्तव्य याद रखना, कितने घंटे लेगा, 45 घंटे। धारा 25 में पूरी ये अनुसूची है, पूरी की पूरी याद रखना। यदि 1 से 5वीं तक का विद्यालय है तो 30 बच्चों पे एक टीचर होगा, 30:1, 60 में मिनिमम 2 होंगे, 61 से 90 3। ये पूरी कैटेगरी आपको याद होनी चाहिए। यदि 150 बालक हो जाते हैं तो एक हेडमास्टर मिलेगा, याद रखना, 5+1 हेडमास्टर। 200 बच्चे हो जाते हैं तो अनुपात 30:40:1 हो जाएगा। पूरी टेबल याद करके जाना। 6 से 8 में 35 बच्चों पे एक टीचर होगा, लेकिन विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन और भाषा, इन 3 के टीचर अनिवार्य होंगे, याद रखना। प्रत्येक जहां बच्चे 100 से अधिक हैं वहां पे एक हेडमास्टर और अंशकालिक, जैसे कला शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, कार्य अनुभव शिक्षा, इनके अंशकालिक टीचर रहेंगे। इसको भी देख लेना। विद्यालय भवन कैसा होगा, नॉर्मली रटना नहीं है, सब सुविधाएं जिसमें होंगी। आजकल जो प्राइवेट स्कूलों में रटना मत इसको, जिसमें ये चीजें होंगी देख लेना। 1 से 5वीं तक के लिए 200 कार्य दिवस होंगे, ठीक है, आया हुआ है। 6 से 8 के लिए 220 कार्य दिवस होंगे। यहाँ 800 कलांश होंगे, यहाँ 1000 कलांश होंगे 6 से 8 में, ठीक है। 45 घंटे शिक्षण तैयारी सहित सब घंटे, पहले 48 किया था, वर्तमान में 50 है, मतलब 48 है, याद रखना, बाकी छोड़ देना। धारा 26 कहता है कोई भी स्कूल में 10% से अधिक पद रिक्त नहीं हो सकते, इसलिए सरकार को थर्ड ग्रेड की वैकेंसी निकालनी जरूरी होती है। और इसके जस्ट बाद में एक वैकेंसी और आएगी, वो भी इसी धारा के तहत आएगी। धारा 27 में शिक्षक को 3 कार्य के अलावा जनगणना, चुनाव और आपदा, जनगणना जैसे अभी आ रही है तो उसमें लगाएंगे, चुनाव में भी बीएलओ का कार्य है, एसआईआर वाले काम में टीचर्स को लगा सकते हैं, और आपदा आ गई, कोई अब भूकंप आ गया या कोरोना आ गया तो वहां लगा सकते हैं, बाकी नहीं लगाया जा सकता। 28 में निजी ट्यूशन नहीं करवा सकता, प्राइवेट ट्यूशन कोई भी गवर्नमेंट टीचर नहीं करवा सकता, तो ये देख लेना। अध्याय 5, टाइम हो तो देख लेना, बट 4 जरूर पढ़ के जाना। 5 का है धारा 29 व 30। 29 में प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम हल्का सा देख लेना। इसमें अधिकतम सीखने का अवसर प्रदान करना, गतिविधि आधारित शिक्षा, सर्वांगीण विकास, मूल्य आधारित शिक्षा, सतत मूल्यांकन आधारित शिक्षा, और राजस्थान में आरएससीईआरटी द्वारा पाठ्यक्रम बनाया जाएगा, सेंटर में एनसीईआरटी द्वारा बनाया जाता है। धारा 30 में कोई भी बोर्ड परीक्षा नहीं होगी, और 8वीं तक की परीक्षा पूर्ण करने पर उसको प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र दिया जाएगा, सब आपको पता है। राजस्थान में 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा लागू कर दी गई है, दिसंबर 2024 का संशोधन से, और ये क्लियर हो जाएगा। अध्याय 6 में बालक के अधिकारों का संरक्षण है, मैन मैन लाइन देखो देख लेना। 31 में बाल संरक्षण आयोग जो के तहत अधिनियम 2005 के तहत धारा 3 में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का गठन किया जाएगा, जो बच्चों के अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित करेगा। 32 में राज्य, ये मतलब इसमें अपील करने का प्रावधान क्या होगा, वो प्रक्रिया तो छोड़ देना। 33 में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन, जिसके 15 सदस्य होंगे, प्रश्न आया हुआ तो याद रखना। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, शिक्षा मंत्री। सदस्य कितने होंगे, 15 होंगे, बस इतना याद कर लेना। और राज्य शिक्षा सलाहकार परिषद धारा 34 में 15 सदस्य होंगे, शिक्षा मंत्री इसका अध्यक्ष होंगे। कार्यकाल ऊपर वाले का भी 2 वर्ष है, इनका भी 2 वर्ष है। सदस्य कौन कौन होंगे नहीं पूछेगा आपसे। अध्याय 7 प्रकीर्ण है, 35 से 38 में विशेष जो अनुबंध है। धारा 35 केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार समिति को जो मार्गदर्शन सिद्धांत जारी करेगी, वो धारा 35 में जो भी समय समय पे गाइडेंस जारी करेगी। 36 में यह है कि 13, 18 और 19, 13 मतलब प्रवेश प्रक्रिया, 18 मतलब विद्यालय की मान्यता, 19 मतलब विद्यालय के मानक, इनके लिए कोई भी अभियोजन की जो स्वीकृति है, मंजूरी है, उसका प्रावधान है। धारा 37 में समुचित सरकार, एसएमसी और बाल संरक्षण आयोग के खिलाफ कोई कानूनी परिवाद दर्ज नहीं किया जा सकता। और 38 में राज्य सरकार अधिनियम में क्रियान्वयन के लिए समय समय पे अधिसूचना जारी कर सकते, जैसे राजस्थान ने आरटी 2011 बनाया, वो इसी के तहत बनाया था। और धारा 39 में 2012 में संशोधन करके जोड़ी गई, जिसमें आरटी 2009 को लागू करने में आ रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए केंद्र सरकार की विशेष शक्तियों का उल्लेख किया गया। वो नई धारा थी, धारा 39 2012 में जोड़ी गई। ठीक है, अब जो प्रमुख संशोधन है उसमें देख लो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। 2012 का संशोधन में सबसे इंपॉर्टेंट है विकलांग बच्चों का प्रावधान, ये जरूर याद रखना। धारा 1 में ये जोड़ा गया कि अंत स्थापित किया गया, मतलब ठीक है। उपधारा 4 संविधान का अनुच्छेद 29 और 30 के उपबंधों, अधिनियम के उपबंधों, बालकों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्राप्त लागू होंगे। 5 में मदरसों, वैदिक पाठशालाओं, मुख्य धार्मिक शैक्षणिक संस्थाओं पर लागू नहीं होगी। ठीक है, ये याद कर लेना आप। ठीक है, असुविधाग्रस्त समूह के बालक में अलाभित समूह को निःशक्त बच्चे भी जोड़े गए थे, जो असुविधाग्रस्त में पहले नहीं थे, 2012 के संशोधन जोड़े गए। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, बाकी कोई विशेष नहीं है। मतलब विकलांग बच्चों को परिभाषित किया गया, कौन कौन आएगा इसमें, गंभीर निःशक्त। और ये भी प्रावधान किया गया, बहु गंभीर निःशक्त बच्चे को घर पे भी शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है, बाकी छोड़ दो।
बाकी छोड़ दो इसमें, धारा 22 25 ये सब छोड़ दो। छात्र शिक्षा अनुपात पहले 6 माह के भीतर था, अब 3 वर्ष के भीतर कर दिया गया, ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। और धारा 39 इसके द्वारा जोड़ी गई थी 2012 के संशोधन से। ये 2 लाइन लास्ट वाली देख लेना। आरटी 2009 में 2017 में किया गया संशोधन क्या था? 23 की उपधारा 2 में जोड़ा गया, प्रत्येक नियुक्त शिक्षक 31 मार्च 2015 को नियुक्त शिक्षक जो न्यूनतम योग्यता नहीं रखता है, अब उसे 4 वर्ष के भीतर न्यूनतम, पहले 5 वर्ष था उसको 4 वर्ष कर दिया गया। बस ये इंपॉर्टेंट 2017 में संशोधन था, इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने न्यूनतम योग्यता अर्जित नहीं कर रखी है वो 5 वर्ष तक के बाद अब उसको 4 वर्ष करेंगे, इंपॉर्टेंट है बस। 2019 में संशोधन किया गया 16 और 38 में। 16 में 4 उपधाराएं जोड़ी गई, 1 2 3 4। 1 2 3 4 में पहले क्या है, प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के अंश में 5वीं और 8वीं की नियमित परीक्षा होगी, ये 16 1 जोड़ा गया। 16 2 में 5 8 की नियमित परीक्षा में यदि कोई असफल होता है तो परिणाम जारी होने के 2 माह के भीतर उसको दोबारा से उसकी एग्जाम करवानी है। 16 3 में ये 24 में संशोधन है, 5 8 में यदि पुनः परीक्षा में असफल हो जाता तो विद्यालय उस बच्चे को रोक सकता है। और 16 4 में प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जा सकता, रोक सकते उस क्लास में, लेकिन बाहर नहीं निकाल सकते स्कूल से। ये 4 उपधाराएं जोड़ी गई। नो डिटेंशन पॉलिसी ये थी कि कोई भी बच्चा फेल होने पर अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाता था, ठीक है ना। अब इसमें क्या कर दिया, ये पॉलिसी की धारा 16 से जुड़ी हुई थी कि फेल भी हो गया तो भी अगली क्लास में प्रमोट, अब इसको समाप्त कर दिया गया नो डिटेंशन पॉलिसी को, ठीक है। 5 8 में ये बताई दिया, हमने चर्चा कर ली। 38 में संशोधन छोड़ दो। 2022 में संशोधन क्या हुआ था, अनुसूची में दिनांक 1 सितंबर 2019 संशोधन करके ये देखना, दिव्यांग बच्चों के लिए जोड़ा गया था कक्षा 1 से 5 तक हर 10 दिव्यांग बच्चों के लिए एक स्पेशल टीचर निकाला जाएगा। अभी जो स्पेशल टीचर की वैकेंसी आएंगी इसी प्रावधान से आती हैं, तो ये 2022 में जोड़ा गया था, याद रखना। 6 से 8 में 15 बच्चों पे और 1 से 5 में 10 बच्चों पे एक स्पेशल टीचर होगा। 2024 का संशोधन ये सबसे लेटेस्ट है, इसको हल्का सा देख लेना। इसमें क्या है, शॉर्ट स्वीट बता दूं, 15 और 38 की धारा उपधारा में चेंज किया गया, और इसमें क्या है, दिसंबर 2024 है, 16 दिसंबर 2024 से चेंज किए गए हैं। और इसमें भाग 5 के बाद भाग 5 क जोड़ा गया है। 16 दिसंबर 2024 से नवीनतम संशोधन 5 क जोड़ा गया है। क्या है 5 का, देख लो। नो डिटेंशन नीति को समाप्त कर दिया गया, मतलब कोई बच्चे को यदि हमने फेल भी हो गया तो अगली क्लास में ऑटोमेटिक प्रमोट हो जाता था, अब वो प्रावधान नहीं रहेगा, उसको उसी क्लास में रखा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अनुत्तीर्ण करने का प्रावधान हो गया। परीक्षा रोका जाना, रीति शर्तें वही सेम चीजें, प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के अंत में 5वीं और 8वीं कक्षा में नियमित परीक्षा होगी, बोर्ड परीक्षा करवा सकता है। नियमित परीक्षा के बाद यदि कोई बच्चा असफल रहता है 2 महीने के भीतर वापस उसकी पुनः परीक्षा होगी। फिर तीसरा, यदि पुनः उसमें असफल हो जाता तो उसको विश्वविद्यालय में रोका जा सकता है। और रोके जाने के बाद आवश्यक हो तो माता पिता टीचर उस बच्चे का मार्गदर्शन करेंगे कि उसको कहाँ सहायता की जरूरत है, ये सब इसमें किया गया है। तो विशेष रूप से वही जो 16 1 2 3 4 है ना, वो सेम प्रावधान है, याद रखना, ठीक है। तो ये लास्ट है, कोई विशेष चीज नहीं है। तो ये चीजें एक बार हल्का सा देख लेना। काम की बातें ये हैं कि चौथा अध्याय बड़ा इंपॉर्टेंट है, बाकी जो मैंने शॉर्ट में 20 25 मिनट में आपको पूरा रिपीट करवा दिया, इस ऑडियो को बार बार सुन लेना आप, इससे से आपकी सब चीजें याद हो जाएंगी। काम की चीजें आपने आरटी 2009 कई बार पढ़ चुका है, बस आपको कहाँ कहाँ चीजें आएंगी पूरा पढ़ के जाना, कोई चीज मत छोड़ना, ये पूरा टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच।